अभी तक आप लोग देख चुके हो किस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। क्या दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी मृत्यु कर दी। ये अलाउद्दीन की फोटो आप देख पा रहे हो, मूवी से रिलेट किया था हमने। ये चित्तौड़ वगैरह पे अपनी यात्रा कर चुके, दिल खली बली हो चुका है इनका, पद्मावती अपना जौहर कर चुकी है। बहुत सारे रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी लेके आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इनके जो सक्सेसर आते हैं बहुत ज़्यादा वो प्रूव नहीं कर सके खुद को, और जो इन्होंने अपनी आर्मी का एक इंसान भारत के उत्तर पश्चिमी की तरफ लगाया था जिसका नाम था गाजी मलिक, उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसर को यानी खुसरू शाह की मृत्यु कर दी और जो दिल्ली का ताज है वो गाजी मलिक ले लेता है। तो स्वागत है आप सब लोगों का एग्जाम सेतु चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं। तो ये वही गाजी मलिक है जिसने खुद को क्या नाम दिया, गियासुद्दीन तुगलक। 1320 के अंदर ये दिल्ली का ताज ले लेता है। तुगलक वंश की स्थापना होती है 1320 से 1414 तक ये तुगलक वंश चलता है। नाम क्या है उसका, गाजी मलिक है। ये हकीकत में वही गाजी मलिक जो अलाउद्दीन खिलजी यानी कि जो रणबीर सिंह वाला अलाउद्दीन खिलजी है मूवी के हिसाब से, उत्तर पश्चिमी में जिसको ये कहा था कि जितने भी मंगोल लोग आएंगे युद्ध करने के लिए उनको आप प्रोटेक्ट करोगे, मतलब कि उन लोगों को भारत की सीमा में नहीं आने दोगे। यही गाजी मलिक बाद में गयासुद्दीन तुगलक बन के भारत के थ्रोन को, दिल्ली के थ्रोन को ले लेता है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खान को वारंगल में युद्ध करने भेजा, ठीक है, और वहां से बहुत सारा पैसा जूना खान लूट के आता है। वारंगल ये एक दक्षिण भारत का एक राज्य था, शहर था। अब गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद, जो आज भी आप देखते हो तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन, ये उन्हीं ने ही स्थापना की थी। तुगलकाबाद ये शहर बसाया दिल्ली के पास। उलुग खान इसके एक दूसरे पुत्र थे। इस उलुग खान ने अपने ही पिता को मार दिया, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी और खुद दिल्ली का ताज ले लेता है। मोहम्मद बिन तुगलक खुद को नाम दे देता है। उलुग खान का नाम मोहम्मद बिन तुगलक और गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। 1325 में ये अपने पिता को मार के उस दिल्ली के ताज को ले लेता है। आप देख रहे हो कितना अजीब सा मध्यकालीन भारत था। मतलब एक इस ताज की लड़ाई थी सारी। इस क्राउन के लिए कोई दामाद ससुर को मार देता है, कोई भाई भाई को मार रहा है, कोई पिता पुत्र को मार रहा है, तो कोई पुत्र पिता को मार रहा है। बहुत ही अजीब सा काम हो रखा है। वही काम आज के समय में आप ये दौर देख रहे हो जो यंगस्टर का है। मतलब कि कहीं जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ाई हो रही है। तो यही सब अपने पुराने समय में था। लेकिन आप जब देखोगे ना कि जो अपना एंशियंट इंडिया थी वहां पे हालात बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे ये धर्म आगे बढ़ा, जिसको कहते हैं ना कि धर्म बुराइयों को मिटाता है। मेरी नजरों में इस रिलीजन की वजह से हिंदू मुस्लिम ये दो रिलीजन जो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे अभी आगे आप देखोगे सूफी धर्म आगे बढ़ता है, मतलब सूफीज्म आगे बढ़ेगा, भक्ति मूवमेंट आगे चलेगी। लोग जितना जितना ये धर्म आए जा रहा है, जितना जितना ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय है, जितना जितना जातिवाद बढ़ता जा रहा है, हमारी हिस्ट्री भविष्य की तरफ जैसे बढ़ती है डिग्रेड होती जा रही है। इसके अंदर कुरीतियां और बढ़ती जा रही है। एंशियंट भारत में कुरीतियां नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं कुरीतियां देखने को मिल रही है, ठीक है। हम मोहम्मद बिन तुगलक को देखते हैं। 1325 से 1351 तक का इनका समय है। बहुत ही अट्रैक्टिव कैरेक्टर ये रहता है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने साम्राज्य के अंदर किए, लेकिन इनके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। वो होता है ना कि आप बहुत शिद्दत से यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो लेकिन बार बार आप फेल हुए जा रहे हो। तो कुछ इस तरीके का मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी कुछ इस तरीके की इसके मिजरेबल फेलियर्स हो जाते हैं। अब देखो ये बहुत ज्यादा टॉलरेंट था रिलीजियस मैटर में, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम इस तरीके से इसकी कोई पॉलिसी ज्यादा रहती नहीं थी। और डिप्लोमेटिक रिलेशन विदेशों से भी रखता था। इजिप्ट, चाइना, ईरान से भी इसके संबंध होते थे। बहुत ही लिबरल और बेनिफिशियल रिफॉर्म्स इसने इंट्रोड्यूस किए। इस्लामी, बरानी, इबन बतूता, इस ऐसे जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, इन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के जितने एक्सपेरिमेंट्स थे वो फेल हो चुके थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के अंदर केवल अकेला ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने लिटरेरी, रिलीजियस और फिलोसफिकल एजुकेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली रिसीव किया। मतलब कि शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से इसने ज्ञान की प्राप्ति की। जबकि आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी यूं बहुत बड़ा योद्धा था लेकिन अनपढ़ था। इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया। ये क्या चाहता था कि मैं दिल्ली से देवगिरी यानी साउथ के अंदर अपनी राजधानी बनाऊं ताकि साउथ इंडिया के ऊपर मैं बेटर कंट्रोल कर सकूं। अब इसने क्या किया,
इस देवगिरी के अंदर अपने साम्राज्य के यानी दिल्ली के अंदर जितने भी लोग रहते थे ना, उन लोगों को क्या कहा कि आप देवगिरी में ट्रांसफर हो जाओ, आप देवगिरी की तरफ मूव करो, वहां पे रहने लगो। और इसको नाम क्या दे दिया? दौलताबाद। क्या नाम दे दिया? दौलताबाद। देवगिरी को नाम दे दिया दौलताबाद। और जितने भी लोग इसके साम्राज्य में रहते थे ना, उनको क्या कहा कि आप दौलताबाद चले जाओ, वहां पे जाके रहने लगो। अब जिस इंसान ने इसकी बात नहीं मानी, उसको इसने जबरदस्ती उसके साथ उसको हार्श पनिशमेंट दी, उसको उसके साथ हार्डशिप की, मतलब उसको मार पीट के कुल मिला के दौलताबाद पहुंचा दिया कि चलो भाई अब वहां रहना है तुमको कल से। अब तुम सोच के देखो, तुम्हारा घर यहाँ पे है, तुम्हारा बिजनेस यहाँ पे है, तुम्हारे सारा समाज यहाँ पे है, और कल तुम्हें कोई राजा यूं कह दे कि तुम यहाँ से छोड़ो और कहीं और रहने लग जाओ, तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा। सेम वही गुस्सा यहाँ पे लोगों को आ रहा है। ये जो जगह थी ना, दिल्ली से देवगिरी 1500 किलोमीटर दूर थी। उस समय एरोप्लेन चलते नहीं थे। तो अब क्या हो रहा है, इतनी रिगरस जर्नी और इतनी गर्मी में, साउथ इंडिया में वैसे गर्मी रहती है, तो बहुत सारे लोगों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, अब 2 साल के बाद जो ये सुल्तान है उसका ये फरमान आ गया कि अब तुम वापस दौलताबाद से दिल्ली आ जाओ। दुनिया ने कहा ये क्या मजाक है, कभी कहीं घुमा रहे हो, कभी कहीं, आधे तो हम यूं ही मर जाएंगे। तो लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। ये एक कमी थी इसकी, मतलब इसने रिफॉर्म लाना चाहा, इसने अपनी राजधानी बदलनी चाहिए, लेकिन लोगों को इसका ये स्टेप जो है वो अच्छा नहीं लगा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं था इसके स्टेप का। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1329 से 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद की एक टोकन करेंसी यानी एक मुद्रा को इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर के पहले टंका चलते थे, हम लोगों ने देखे दिल्ली सल्तनत में टंका, जो हमने स्लेव गुलाम वंश पढ़ा वहां पे देखा कि सिल्वर के टंका चलते थे। लेकिन अब सिल्वर की कमी हो रही है, क्योंकि जितने भी साम्राज्य फैल रहे हैं सभी में सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, और सिल्वर जो है एक धातु है, धरती से निकल रहा है, तो इसकी कमी हो गई बहुत ज्यादा। चाइना ने अपना खुद का कागज का रुपया छापना शुरू कर दिया, मतलब कागज की मुद्रा छापनी शुरू कर दी। कुबलाई खान नाम से वहां पे एक व्यक्ति था जिसने खुद की पेपर मनी इशू करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक क्या सोच रहा है, भाई चाइना ने तो कागज की चला दी, सिल्वर की कमी हो गई, मैं ऐसा करता हूँ तांबे के सिक्के जो है, कॉपर के कॉइन है, वो चला देता हूँ। अब टंका की जगह कॉपर कॉइन इसने चला दिए। वही सेम इशू जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने आपके पुराने 500 हजार के लेके 2000 के नए नोट चला दिए। अब ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल स्टेप नहीं है नोटबंदी। सेम काम यहाँ पे, अब जो ये सिक्के बनते थे ना तांबे के, बनाने वाले लोगों ने इसके अंदर फॉर्जरी करनी शुरू कर दी, इसके अंदर धोखेबाजी करनी शुरू कर दी। अंदर तांबा कम होता था और मिलावट ज्यादा होने लगी। लोगों का इसके ऊपर से विश्वास उठ गया कि हम तो नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। पूरी मार्केट ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो अब क्या कहा मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है हम कॉपर की कॉइन है उसको सर्कुलेट नहीं करते, उसको नहीं फैलाते, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप लोग अपने कॉपर के कॉइन मुझे दे दीजिए और मैं आपको फिर से सिल्वर टंका आपको दे दूंगा। इस तरीके से जैसे अपने 500 हजार के नोट मिट्टी बन गए, इस तरीके से यहाँ पे कॉपर के जो कॉइन्स हैं वो मिट्टी बन गए। और राइटर्स लिखते हैं, बर्नी लिखते हैं कि तुगलकाबाद के अंदर रोड साइड में मतलब ढेर लगे हुए हैं कॉपर के कॉइन्स के, क्योंकि अब वो तो सिर्फ स्टैप्यू खेलने के मतलब कंचे खेलो, उससे तो कोई काम रहा नहीं अब कॉपर कॉइन्स का। कॉपर कॉइन्स को रिजेक्ट कर दिया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मतलब 2 एक्सपेरिमेंट किए, टोकन करेंसी चेंज की और राजधानी चेंज की, दोनों ही फेल हो गए। लोग परेशान है इससे। इसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए। अब ये देखो मार्केट जो है वो नीचे जा रही है ना। डिमोनेटाइजेशन जब फेल हुआ, आप देख रहे हो धीरे धीरे जीडीपी जो है वो गिरती जा रही है। ये तो लकीली बीच में कोरोना आ गया कि सरकार बच गई, और जीडीपी का जो गिरने का, जीडीपी की जो गर्त है, जो वो गर्त में जा रही है, जो ट्रेंच में जा रही है जीडीपी, उसका कोरोना के ऊपर इल्जाम मर दिया कि कोरोना की वजह से हमारी जीडीपी चली गई। हालांकि आप देखोगे जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है हमारी जीडीपी धीरे धीरे नीचे ही जाती जा रही है। सेम काम मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है, हिस्ट्री से गलती को सीखो और वो गलतियां रिपीट मत करो, लेकिन कोई सीखता ही नहीं है, हम क्या करें। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, पूरी आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है। इसने क्या किया कि लोन दूंगा मैं लोगों को, कृषि के लिए लोन दूंगा, कल्टीवेशन के लिए लोन देने शुरू किए इसने। उसको क्या कहते हैं? तकवी लोन। ठीक है, ताकि कल्टीवेशन बढ़ेगा, लोग जो किसान है वो अपने बीज वगैरह खरीद पाएंगे इस लोन से। एक अलग ही कृषि का विभाग इसने बना दिया, उस विभाग को नाम क्या दिया? दीवाने कोही। मॉडल फार्म मतलब एक आधुनिक खेत इसने बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर लगभग 70 लाख टंका का यूज हो गया। सरकारी खजाने से 70 लाख टन से मॉडल फार्म बनाया इसने 64 स्क्वायर माइल्स का। ठीक है,
अब ये जो इसने रिफॉर्म किए हैं एग्रीकल्चर के, ये रिफॉर्म इसके आने वाला सक्सेसर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक आता है और ये उसकी बातों को अपनाता है और उसी की बातों के ऊपर चले जाए। फिरोज तुगलक आता है 1351 से 1388 तक रहेगा। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और इसका ताज जो है वो फिरोज तुगलक वो संभालते हैं। फिरोज तुगलक एक यूनिक डिस्टिंक्शन है, खुद में ही यूनिक है। इसने एक वजीर, एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को अपॉइंट किया। अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता था, इसने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को अपॉइंट किया जिसको कह रहे हैं वजीर, और उसको क्या नाम दिया, खान ए जहां मकबल। अपॉइंटेड किया इसने खान ए जहां मकबल, एक तेलुगु ब्राह्मण। इस तेलुगु ब्राह्मण को अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया, जो इसकी मदद करता था इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके प्रशासन में। अब आगे क्या हो रहा है, ये हमेशा उलेमाज की मानता था। उलेमाज आप इस तरीके से मान सकते हो, मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं उलेमाज, ये उन्हीं की बातें मानता था। ठीक है, इसने जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, उसने क्या किया, जो नोबल्स होते थे ना, जो आर्मी को संभालते थे, उनको कैश में सैलरी देना शुरू कर दिया था, कैश में सैलरी देने लग गया था। और जो इक्ता प्रथा थी उसके ऊपर रोक लगा दी थी। इक्ता प्रथा क्या थी, जैसे कोई भूमि है, इतने क्षेत्र के अंदर जो आर्मी होती थी, जो सेना होती थी, उस आर्मी का जो चीफ था उसको ये कह देते थे कि आपको सैलरी नहीं दे रहे, इस क्षेत्र से जितना भी टैक्स आपको मिलेगा वो टैक्स आप ले लेना। तो इसको कहते थे इक्ता प्रथा। और जो ये चीफ होता था, ये कौन होता था, इक्तादार, मतलब जो ये पैसा लेता था उसको कहते थे इक्तादार। अलाउद्दीन खिलजी ने इस इक्ता प्रथा पे रोक लगा दी थी, लेकिन इस रोक को फिर से रिवाइव कर दिया किसने, फिरोज तुगलक ने। इसने क्या किया कि हेरिडिटरी सक्सेशन होगा, वंशवाद होगा, ये जमीन आज जिसकी है कल उसके पुत्र की होगी, फिर उसके पुत्र की होगी, इस तरीके से हेरिडिटरी बना दिया इक्ता सिस्टम को। किसने, फिरोज तुगलक ने। उसने इस्लामिक लॉज के हिसाब से बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे नए नए कर लगाए। नॉन मुस्लिम्स पे इसने जिजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया, मतलब मंदिरों के अंदर जाने से पहले नॉन मुस्लिम्स को यानी हिंदू को टैक्स देना पड़ता था। ये फर्स्ट वो सुल्तान था, पहला वो राजा था जिसने इरिगेशन टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारी नहरें, बहुत सारे कुओं का इसने निर्माण करवाया। सबसे लंबी जो कैनाल इसने बनाई, सतलुज से लेके हांसी तक, हरियाणा में जगह है हांसी, वहां तक इसने 200 किलोमीटर लंबी नहर बनवाई। और एक दूसरी नहर बनवाई यमुना से हिसार तक। हिसार भी एक सिटी है हरियाणा के अंदर। 1200 फ्रूट गार्डन इसने बनाए। ठीक है, और इसने क्या किया, 28 आइटम्स पे से टैक्स हटा दिया। ठीक है, जो इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट थे, जो उलेमाज ने मना किया था कि इन चीजों पे टैक्स मत लो, उन 28 चीजों पे इसने टैक्स हटा दिया। इसने कारखानों का निर्माण किया, इसने फैक्ट्री का निर्माण किया जिससे लोगों को नौकरी मिली। 300 नए शहर इसने बसाए और फिरोजाबाद इसने बसाया रेड फोर्ट के पास, लाल किले के पास, जिसको आज आप फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हो। मेट्रो स्टेशन भी है फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर। इसने जामा मस्जिद को और कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया है इसने। हमने देखा था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया, शुरुआत करवाई कंस्ट्रक्शन की, फिर इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अब इसकी रिपेयरमेंट कौन करवा रहा है, फिरोज तुगलक। इसने बहुत सारे ऑर्फन यानी कि अनाथ आश्रम और विधवाओं के लिए, उनकी केयर के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाए, जिसको नाम क्या दिया, दीवान ए खैरात। ठीक है, फ्री हॉस्पिटल्स बनाए, मैरिज ब्यूरो बनवाए इसने मुस्लिम्स के लिए, पुअर मुस्लिम्स के लिए। फिरोज बरनी और अफीफ को मानता था, इन स्कॉलर्स को मानता था। ठीक है, वो शिया मुस्लिम से नफरत करता था, शिया मुस्लिम्स को सहन नहीं कर पाता था, इनटॉलरेंट था उनकी तरफ। आपको पता होगा सुन्नी और शिया दो तरह के मुस्लिम के सेक्ट होते हैं, अलग अलग। ठीक है, दोनों अपने धर्म गुरु अलग अलग लोगों को मानते हैं। वो हिंदू को सेकंड ग्रेड सिटीजन कहता था, मुस्लिम्स को ही मानता था जो मानता था, हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन कहते थे कि ये तो ऐसे सिटीजन है जिनकी ग्रेड सेकंड आती है। और उनके ऊपर जजिया कर लगवाया कि मंदिरों में जाने से पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा। और बहुत सारे सोल्जर्स को, जो सैनिक इससे हार जाते थे ना, उनको अपना दास बना लेता था। जो भी सैनिक हार जाते थे उनको अपना दास बना लेता था। और इस तरीके से इसने 1,80,000 दासों को इकट्ठा कर लिया। अब क्या हो रहा है, अब फिरोज जो है 1388 में मर जाता है। अब इसके मरने के बाद जो वो दास बनाए थे इसने, हारे हुए सैनिक, वो दास अब आक्रमण बोल देते हैं। जो भी फिरोज तुगलक के बाद अगला राजा बनेगा उसके ऊपर आक्रमण बोल देते हैं, रेबेलियन, विद्रोह करते हैं उससे।
और धीरे धीरे जो दिल्ली सल्तनत है वो अब टूटने लगता है, क्योंकि फिरोज तुगलक के बाद कोई भी शक्तिशाली राजा अब नहीं रहेगा। मालवा और गुजरात ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब हम दिल्ली सरकार के भाग नहीं है। और 1398 में तिमुर का इन्वेजन होता है उत्तर पश्चिम से, जिसने दिल्ली सल्तनत की सिचुएशन और ज्यादा गंदी कर दी। और जिस समय तिमुर भारत में दिल्ली में एंट्री लेता है, उस समय उसके विरोध में कोई नहीं खड़ा, क्योंकि शक्तिशाली राजा कोई बचा ही नहीं। तो कोई अपोजिशन में नहीं खड़ा, आराम से लोगों को मार रहा है, आराम से लूट रहा है लोगों को, बहुत सारा धन इसने लिया और यहाँ से 1399 में चला गया। 1 साल इसने खूब मस्ती की भारत के अंदर, ठीक है। और जैसे ही जो ये इन्वेजन था तिमुर का, ये तिमुर का इन्वेजन तुगलक डायनेस्टी के अंत की ओर इसको लेके चला गया, तुगलक वंश खत्म हो गया। अब तिमुर जब आया था ना, वो तो लूटने आया था भारत को, लूट के चला गया, लेकिन उसने खिजर खान को अपना गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। खिजर खान को अपना गवर्नर अपॉइंट कर दिया किसने? तिमुर ने। यही खिजर खान दिल्ली के अंदर सैयद वंश की स्थापना करता है 1414 के अंदर। किसकी स्थापना कर रहा है? सैयद वंश की। अगला वंश शुरू हो गया जिसका नाम है सैयद वंश। उसने क्या किया? दिल्ली सल्तनत को जोड़ने की कोशिश की, फिर से कंसोलिडेट करने की कोशिश की। जो गुजरात और मालवा अपने आप को दिल्ली सल्तनत से बाहर समझने लगे थे, उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर, लेकिन ये 1421 में मर गया। और इसके बाद इसका पुत्र आता है जिसका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह भी जो हु सक्सीड हिम ऑलवेज बिजी अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी एंड ग्रेजुअल लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज नोबल्स। मतलब क्या है? ये षड्यंत्रों का शिकार हो गया मोहम्मद शाह। जो इसके यहाँ पे नोबल्स होते थे ना, जो इसके यहाँ कार्यकारी लोग होते थे, वो ही इसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। और उस समय एक नोबल था जिसका नाम था बहलूल खान लोदी। बहलूल खान लोदी ही, क्योंकि मोहम्मद शाह तो काम को कर नहीं पा रहा था अच्छे से, तो वहां पे बहलूल खान लोदी ही सारा काम संभाल रहे थे। मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई 1445 में। मोहम्मद शाह का पुत्र आलम शाह फिर राजगद्दी को संभालता है, लेकिन ये वीकेस्ट प्रिंस था, वीकेस्ट राजा था सैयद वंश का। और इसने खुद से ही कि मुझसे नहीं हो रहा भैया, मुझसे नहीं संभल रहा ये राजवंश, इसने बहलूल लोदी को अपना ताज खुद ने दे दिया और खुद बदाऊं चला गया रिटायर होके। ये बहलूल लोदी लोदी वंश की स्थापना करता है, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। बहुत छोटी सी डायनेस्टी रह गई लोदी वंश, ठीक है। सैयद ने ज्यादा कुछ किया ही नहीं। खिजर खान आया, खिजर खान के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह। आलम शाह बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं था। उसने बहलूल लोदी को अपना ताज खुद से ही दे दिया कि तू संभाल, मैं तो चला। तो ये सैयद वंश तक हम लोगों ने कर लिया। अगला लोदी वंश है, आखिरी दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश, उसको हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।